So good morning everyone. So today I am going to explain you the other topic from the main topic tense, that is past tense. तो past tense present tense के बाद आता है. Present tense हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे. Past tense से आप लोग कुछ समझते हैं? आपके पास कोई डेफिनेशन है जो आप बताना चाहते हैं? थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो उसको अगर इम्पार्ट कीजिएगा तो अच्छा बात है. मतलब मेन डेफिनेशन क्या है? हाँ, कोई काम एग्जैक्टली कोई काम हो गया है, मतलब कि भूतकाल बोलते हैं इसको. हिंदी में इसको भूतकाल बोलते हैं. सबसे पहला काल का मतलब समझते हैं आप लोग? काल का मतलब होता है समय. टेंस का मतलब समझते हैं? टेंस जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये सिर्फ टेंस नहीं है, इसको बोलते हैं टाइम एंड टेंस. मतलब रिलेशनशिप ऑफ टाइम विद द वर्ब. वर्ब का रिलेशनशिप किसके साथ है? समय. जैसे समय, जैसे मान लो एक वर्ब है खाना. खाना में अगर गा लगा दिए, खाऊंगा, खाना में ही ना गा लगा दिए तो वो फ्यूचर चला गया. तो वर्ब के साथ जब हम कुछ वर्ब को जब मॉडिफाई करते हैं ताकि हमको प्रेजेंट मिल सके, पास्ट मिल सके और फ्यूचर मिल सके. तो प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चीज़ जो अभी करंटली हो रहा है, चाहे आपका हैबिट, जो कुछ भी बोल सकते हैं उसको, हैबिट, आपका बिहेवियर, आप कोई प्रेजेंट कमेंट्री, लाइव कमेंट्री कोई कर रहा है, कोई मैच चल रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं. मतलब कि जो प्रेजेंटली करंटली जो चीज़ हो रहा है उसके विपरीत, एकदम विपरीत पास्ट टेंस वही होता है जो काम हो चुका है. ठीक है, और उसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो आपका हैबिट हो, मैं खाता था, मैं जाता था. ठीक है, ये हैबिट हो गया आपका. आप पहले कोई हैबिट करते थे, आप उसको अभी बता रहे हैं, लेकिन वो पास्ट है आपका, उसको प्रेजेंट नहीं बना सकते. मतलब ये प्योर पास्ट हो गया. तो पास्ट टेंस का मतलब डेफिनेशन हम लिखा दिए, रेफर्स टू एन एक्शन और एन इवेंट और अ सिचुएशन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. मतलब कि एक कोई ऐसी घटना, एक कोई ऐसा सिचुएशन, ठीक है, स्थिति, या फिर एक कोई ऐसा इवेंट, ठीक है, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा कार्य जो कि पहले हुआ है. ठीक है, पास्ट में मतलब आपके भूतकाल बोलते हैं इसको. ठीक है, जो पहले हो चुका है उसको हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं. तो अब पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हर एक टेंस, एवरी पर्टिकुलर टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे हुआ था तो ये सिंपल पास्ट टेंस रहेगा. अगेन हम लोग उसको कॉन्टिन्यूस में पढ़ेंगे, फिर हम लोग परफेक्ट में पढ़ेंगे, फिर हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़े. हम लोग प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से कवर किए, इसलिए हमको नहीं लगता कोई आप लोग को प्रॉब्लम होगा. बस थोड़ा बहुत पास्ट में मॉडिफिकेशन है वो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, वो इजीली हो जाएगा. लेकिन आपको समझने का बस ज़रूरत है. हम इन जनरल इसलिए लिखा दिए ना अतुफा, कि फिर वो आपको दिक्कत नहीं होगी कि इसमें वॉज वरी लगता है, इसमें हैरी लगता है. तो एक बार ही आप लिख लीजिए, फिर हम उसको अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, अब आ जाते हैं पास्ट टेंस में. तो पास्ट टेंस में 4 पार्ट्स आपको बता चुके हैं, तो हम लोग पहला पार्ट ले लेंगे, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसको दोनों चीज बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं. इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा. कोई कोई कभी कभी बुक में भी हम लोग दो इसको देखते हैं तो पता चला रही ये क्या है, तो इसलिए हम दोनों लिखवा दिया आपको. अब हम लोग आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन. हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आपको किसी भी टेंस को या फिर कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ना है ग्रामर का, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आइडेंटिफिकेशन को जानना. अगर आप आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप आधा काम आपका हो चुका है. अब आपको सूझबूझ से अपना दिमाग लगाकर फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आपको उसको कन्वर्सेशन में यूज करना है. तो आइडेंटिफिकेशन इसका आ ई ए, मतलब अगर मान लो जाना का लगा दिए या कोई गया, तो गया, गई, गए. उसके बाद आ था, ई थी, ए थे. गया था, गई थी, गए थे. बहुत बच्चे को कंफ्यूज रहता है. अगर हम ऐसा बोल दें ना कि मैंने खाया, तो लिख लेगा आई एट. अब अगर मैं खाता था तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैम खाता था तो नहीं पढ़े थे, खाया थे, मैंने खाया ही पढ़े थे. लेकिन ये दोनों चीज होता है. ऐसे इन जनरल अगर आपको पूछे कि आप पास्ट टेंस को कैसे किसी को बताइएगा, तो इसमें मेन चीजें मेजरली आपको समझना है था, थे, थी. जो हम लोग प्रेजेंट टेंस को कैसे पढ़ते थे, है, हो,
जो भी करके पढ़ते थे हम लोग वैसे ही इसमें था, थे, थी ही है, लेकिन फिर भी आपको ये पूरा अच्छे से जानना पड़ेगा कि ये तो अगर आप चाहो तो आप इसको एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो, गया, गई, गए, गया था, गई थी, गए थे। ये अगर रहेगा सेंटेंस के अंत में तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस का ये सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इतना समझ जाएंगे। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब इन जनरल शुरुआत में, जैसे आपने सही बोला तो शुरुआत में तो हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे दिए भी नहीं है, ठीक है। बट इन जनरल आप कॉन्टिन्यूअस से जैसे ही आओगे तो आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पर कोई भी जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग दो टेंस का इस्तेमाल करते हैं, एक जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है और एक रहता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का तो 5 टाइप है, V1, V2, V3, V4, V5। अगेन आपको बोलेंगे कि V1, V2, V3, V4, V5 करके मत बोलिएगा, हम अगर बोल भी रहे हैं तो हम आप उसको समझा भी देंगे। V1 मतलब होता है बेस फॉर्म, V2 मतलब होता है पास्ट फॉर्म, V3 मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, V4 मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 मतलब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, जो कॉन्टिन्यूअस से हम इस्तेमाल करेंगे वो है was एंड were। अगेन कंसंट्रेट ऑन द प्रोनाउंसिएशन, दिस इज was एंड दिस इज were, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत बच्चों का, देखो बाबू एक चीज़ हम आपको बता देते, कितना भी पढ़ लो स्ट्रक्चर, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कल ही हम समझा रहे थे क्लास में कि ये जो इंग्लिश है वो हमारा एसोसिएट लैंग्वेज है, हमारा अपना लैंग्वेज तो है नहीं। इसको हम लोग क्या कर सक रहे हैं, हम लोग इसको एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं इसको। ये हमारा ये नेचुरल लैंग्वेज नहीं है कि हम उठे सुबह को और समझ में आ गया इंग्लिश, हम लोग इसको एक्वायर करें। हम लोग अभी भी प्रोसेस में, एवरी डे यू मी, हम लोग सबको वी आर लर्निंग न्यू वर्ड्स, नया वर्ड सीखते हैं, नया वोकैबुलरी सीखते हैं। तो ये हमारे लिए एक एक्वायर्ड लैंग्वेज है जिसको अभी भी हम सीख रहे हैं। तो अभी भी सीख रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सब चीज़ सीख चुके हैं। अगर स्ट्रक्चर सीखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाता है। तो हम सीखे तो सीखे कैसे, तो बैलेंस करना होगा दोनों को, स्ट्रक्चर भी सीखिए और आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए। और हम तो आपको बोलेंगे कि सिर्फ इंग्लिश का ही प्रोनाउंसिएशन में नहीं ध्यान देना है, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश क्लास करवा रहे हैं। कल भी हम यही बात बता रहे थे, आपका जो भी लैंग्वेज है, आपका जो मातृभाषा है, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज होता है ना, एक तो आपका मातृभाषा है, आप लोग जो घर पे बोलते हो, सेकेंड जो रीजनल लैंग्वेज है, जो जैसे यहाँ पे हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी का भी अलग अलग टाइप हो गया है जो कल बता रहे थे, और थर्ड जो हमारा एक्वायर्ड लैंग्वेज है वो है ये टारगेट लैंग्वेज है, मतलब इस पे ये टारगेटेड है, इसको सीखना है, इसको हम लोग को सीखना होगा। तो हम लोग को तीनों के साथ ही बराबर बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, किसी के साथ हाँ बराबर बराबर उसको रखना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश के चक्कर में हम अपना लैंग्वेज हटा दिए, अपना लैंग्वेज को ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। तीनों ही लैंग्वेज पे कमांड रहना चाहिए, सब लैंग्वेज को बराबर, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा, ऐसे भी अभी बोला गया है, नया एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ऐसा बोल दिया है कि अब आपको बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं बाबू, उसको क्लास 5 तक मातृभाषा से होकर सिखाना है, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, मतलब मातृभाषा से आपको इंग्लिश सिखाना है। एक बच्चा क्लास में 50 बच्चे, एक क्लास में 50 बच्चों में 50 बच्चे अलग अलग रीजन से आते हैं, सबका हिंदी भी अलग है, कल भी हम बता रहे थे। तो ऐसे नहीं करना है आपको, ये बोल दिया गया, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, जैक हो, पूरा सब में ये बोला गया कि पहले आप मातृभाषा से होकर सिखाइए। अगर बच्चा मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, उससे जोड़कर आप इंग्लिश सिखाइए, उससे हटाकर आपको इंग्लिश नहीं सिखाना कि आए और डायरेक्ट बता दिए। ये लोग डायरेक्ट, अभी अगर छोटा बच्चा को, जैसे हम उस दिन बता रहे थे कि छोटे बच्चों को अगर बोलो मे आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर मैम, मे आई कम इन मैम, ये उसके मुंह पे है, छोटा बच्चा भी बोलेगा, मॉन्टेसरी का बोलता है ना, लेकिन मीनिंग नहीं पता, बस उसको पता है कि अगर हमको क्लास में एंटर करना है तो ये बोलेंगे, अच्छा मैम से कुछ लेना है, कैन आई टेक दिस मैम। CBSE के बच्चे भी बोलते हैं, वो लोग को रटवा भी दिया जाता है या फिर वो लोग खुद ही रोट लर्निंग कर लेते हैं कि हमको कुछ मांगना है तो ऐसे बोलेंगे। तो ये भी ऐसे भी सीखा जा सकता है, लेकिन मातृभाषा और आपके रीजनल लैंग्वेज से हटके आप मत सीखिए, लेके चलना है। हाँ, क्योंकि अब ये इंग्लिश टारगेटेड लैंग्वेज है तो हम लोग को उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो स्ट्रक्चर के बाद जो सबसे दूसरा चीज़ दूसरे नंबर पे जो आता है वो है हमारा उच्चारण। कभी कभी जब भी इंटरव्यू वगैरह होता है बाहर, या फिर यहाँ पे अगर होता है, या फिर कहीं पे भी अगर इंटरव्यू सेशन बैठता है,
तो जब बच्चे आते हैं और बच्चे जब अपना इंटरव्यू देते हैं, जो इंटरव्यूअर है उनको तरह तरह के क्वेश्चंस क्वेरी करते हैं, तो वो 2-3 चीज़ देखते हैं। एक तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको सब्जेक्ट पे कितना कमांड है, और थर्ड आपका भाषा। चाहे अगर ज़रूरी नहीं है, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि सिर्फ आप इंग्लिश सब्जेक्ट से, लेकिन वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको हिंदी में बोलना होगा। तो ऐसा होता है, पहले हम लोग को भी ऐसा लगता था कि अगर हम कहीं पे जाएंगे तो दे वुड आस्क मी क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली, बट ऐसा नहीं है, हिंदी में भी क्वेश्चन करते हैं। और हिंदी में भी जैसा आपका भाषा का उच्चारण अगर देख लेंगे कि ये सही नहीं है और इसका भाषा ही सही नहीं है, तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज़ कॉमन, ये हो सकता है और ये होता है। इसलिए भाषा अगर आप सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं, तो उसके उच्चारण पर उतना ही जोर दीजिए जितना आप स्ट्रक्चर पे देते हैं। स्ट्रक्चर तो ये मैथ्स जैसा हो गया, इससे आप कुछ नहीं कर सकते, इससे आप बस बना सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड हो गया, जो ओल्ड ट्रांसलेशन मेथड होता है। अब आप जब सीखिएगा तो आप डायरेक्ट मेथड, जैसे बातचीत करने में लगाते हैं, हम लोग आपस में मिलेंगे तो कैसे बात करते हैं, लेकिन अगर बात करते वक्त आपका उच्चारण नहीं सही है तो फिर आपको वो सामने वाला इंसान इम्प्रेस नहीं होगा, फिर वो समझ जाएगा कि इसका बेसिक गड़बड़ है। अगर वॉज को हम वाज पढ़े, पता है ना, हम हमारे रीजन पे भी असर पड़ता है, जो कि गलत नहीं है। हमारा सबका एक्सेंट अलग होता है, जैसे जिसको बोलते हैं बोलने का लहजा। हम लोग यहाँ पे है, यहाँ के हैं, तो यहाँ का भाषा कुछ और है, और हमारा जो मातृभाषा है, हमारा रीजनल भाषा है, वो उस पर प्रभाव पड़ता है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। देखिएगा आप लोग, बिस्किट होता है उसको बिस्कुट बोला जाता है, टेबल है उसको टेबल बोला जाता है कि नहीं? बोलते ही हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश में बिस्किट बोल रहे हैं, उसको बिस्कुट बोलते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं ऐसा, जो जान रहे हैं। तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि उनका भाषा, उनका जो मातृभाषा है वो उस पर प्रभावित हो रहा है। कहीं के भी कोई भी प्रांत के लोग जब आते हैं, उनको जब जॉब वगैरह लगता है, तो वो जब अपना भाषा बोलते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि अच्छा आप कुछ बोलिए, अभी तो बहुत सारा जो नियुक्ति हो रहा है, बहुत सारा जो गवर्नमेंट का नियुक्ति हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोग आए हैं अलग अलग प्रांत से। कोई बिहार से आए हैं, कोई उड़ीसा से आए हैं, कोई बंगाल से आए हैं। तो वो जब सब्जेक्ट भी अपना बोल रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट का जो भाषा, जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। क्यों? क्योंकि उनका भाषा वहाँ कुछ और है, वहाँ वो कुछ और बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ और बोलेंगे। झारखंड वाले बच्चे कुछ और बोलेंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश ही बोलते, तो इंग्लिश को भी अलग अलग तरह से इंसान, तुम अलग अलग जगह पे जाओगे तो एक वर्ड है सोशियोलॉजी, है ना, उसको देखना कितना कोई क्या क्या बोलता है। कोई बोलता है सोशियोलॉजी, ठीक है, कोई बोलता है सोशियोलॉजी, कोई कुछ बोलता है। तो सबका अलग अलग भाषा है, और वो जानकर भी उस पर क्या होता है कि भाषाई प्रभाव पड़ता है, विच इज़ नेचुरल। तो उस पर हम लोग काम करेंगे, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। अगर कोई भी शब्द लिखाते हैं, हम तो प्रोनाउंसिएशन करके बोलते भी, हम प्रोनाउंस तो करते ही हैं, लेकिन अगर आपको भी दिक्कत होता है तो आप वर्ड के साथ प्रोनाउंसिएशन भी पूछिए हमसे कि मैम इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा कैसा है, एंड आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। उसके बाद वॉज वर हो गया। वॉज वर के बाद आगे जब हम लोग इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो ये हैड का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है यहाँ पे मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कि जो मेन वर्ब होता है जिसमें खाना, जाना, पहनना, सोना, उठना, बैठना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जिसको बोलेंगे V2, ठीक है। और इसका मेकिंग रूल क्या है? सिंपल मेकिंग रूल इन जनरल, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड फुल स्टॉप। ये आपका फर्स्ट हो गया। तो हम लोग आते हैं मेन पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। जैसे कि कुछ आइडेंटिफाइंग वर्ड्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, ये बहुत आएगा पास्ट में। तो कुछ वर्ड्स जिसको देख के ही समझ में आ जाए, जिसको नहीं बोलते हम लोग कि ऐसा वर्ड जिसको देख के पकड़ में आ जाए, साइट वर्ड्स बोलते हैं उसको। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसको, जैसे ईट जैसे ही देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा ईट मतलब खाना। तो अब पास्ट इसको ट्रिक्स बता देते हैं जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसी को देखकर हम लोग को पास्ट समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वो ट्रिक इसका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए, सो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं। इसका मेकिंग रूल लिखिए फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उसका तो वही है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड देन फुल स्टॉप एट द एंड। एक एग्जाम्पल है, वो पत्र लिखता था, तो ही रोट अ लेटर।
ही मतलब सब्जेक्ट, रोट राइट का V2 फॉर्म है, लेटर है आपका नाउन जो कि ऑब्जेक्ट, प्रभाव किस पर पड़ रहा है लेटर पे, वो लिख किस पर क्या लिख रहा है वो लेटर, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और लेटर के पहले आप आर्टिकल लगाओगे क्योंकि लेटर काउंटेबल है, तो आप एक ही पत्र लिखे हैं इसलिए आप आर्टिकल लगाओगे। तो ये तो हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिक। ट्रिक बहुत ज़रूरी है। ट्रिक इसलिए ज़रूरी है ना कि हम लोग क्या बोले, ये इंग्लिश लैंग्वेज एक्वायर्ड लैंग्वेज है, तो हम लोग को कुछ टिप्स और ट्रिक्स तो चाहिए समझने के लिए। जैसे प्रेजेंट में आप लोग को बहुत सारा लिखवाए थे हम, एकदम स्टार्टिंग में जो हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत सारा आप लोग को ट्रिक्स लिखाए थे कि उसको हैबिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग जनरली कोई लाइव कमेंट्री होता है तब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हम खाना बना रहे हैं, कितना चावल डाल रहे हैं, कितना तेल डाल रहे हैं, जब ऐसे कुकिंग शोज भी देखिएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट में कुछ चीज़ घटना हुआ है, जैसे अकबर के बारे में आपको बताना है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट टेंस में भी बता सकते हैं। तो हम आप लोग को बहुत सारा ट्रिक्स लिखाए थे ताकि आप लोग उसको लिख पाए और समझ पाए कि अच्छा इसको इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगेन पास्ट के लिए टिप्स और ट्रिक्स यही है कि आपको कुछ कुछ साइट वर्ड्स समझना पड़ेगा, और ये वर्ड्स अगर है सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट ही हो सकता है। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहला 1671 मतलब कोई पुराना ईस्वी, ठीक है। उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे तो रहेगा ही रहेगा। लास्ट टाइम, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मिनट और लास्ट आवर और लास्ट डे। तो आप ये सारा चीज़ देखोगे या फिर सेंटेंस में इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो कि आपको पास्ट टेंस होने का एक बहुत बड़ा प्रूफ देता है। नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ों को साइट वर्ड्स बोलते हैं। साइट वर्ड्स अगेन वो वर्ड्स होते हैं जिस वर्ड को देखने से ही आप समझ जाइएगा कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है। जैसे अभी हम आप लोगों को बताएं, अगर हम आपको एप्पल बोले तो आपके दिमाग में एप्पल का पूरा तस्वीर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। एप्पल एक ऐसा नाउन हो गया या फिर एक ऐसा हम लोग इमेज हो गया जो हमारे दिमाग में इमेज भी फॉर्म करता है और हमको उसका मीनिंग भी पता है कि इसका मीनिंग क्या है। आप लोग को सबसे बड़ा चीज़ पता है इंग्लिश में, इंग्लिश एक आर्बिट्री लैंग्वेज है। आर्बिट्री मतलब कि इसका कोई तालमेल नहीं है। जैसे एप्पल का मतलब क्यों सेब हुआ हम लोग को तो पता नहीं, बना दिया गया है। एप्पल है उसका हिंदी मतलब सेब है, उसको बंगाली में कुछ और बोलेंगे, उड़िया में कुछ और बोलेंगे, उर्दू में कुछ और बोलेंगे, सब में अलग अलग होता है ना। तो ये आर्बिट्री लैंग्वेज है, बना दिया गया है एज इट इज। बहुत लोग पूछते हैं मैम इसको यही क्यों बोलते हैं, तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक आर्बिट्री लैंग्वेज है। मतलब कि इसको जो भी बनाए हैं, जो भी इसका स्ट्रक्चर दिए हैं, वो बस बना दिए हैं, अब हम लोग उसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो ये सारा साइट वर्ड्स है। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, ही केम फ्रॉम पटना लास्ट नाइट, पिछली रात वो पटना से आया। आया था भी हो सकता है, आया भी, ये आ हो गया है ना, ये आ वाला हो गया। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिए हैं, अगर हम कोई ईयर दे दे तो ही वेंट टू अमेरिका इन 1996, कोई ईस्वी में कभी जाते हैं तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं उसको इन बोलते हैं, ठीक है, इन में बोलते हैं। जैसे कि और मजेदार बात क्या है कि अगर मंथ के लिए भी इन लगाते हैं, लेकिन डे के लिए हम लोग ऑन लगाते हैं। हाँ, उसमें भी इन, वही तो बता रहे हैं। जैसे अगर आपका कोई ईयर दिया गया, ये तो एक सर्टेन ईयर है, उसके लिए इन लगा, लेकिन संडे मंडे के लिए ऑन लगता है। अल कम ऑन मंडे क्यों नहीं बोलते, अल कम इन मंडे नहीं बोलते। तो सबका स्ट्रक्चर है। तो प्रेपोजिशन जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मॉडल के बाद प्रेपोजिशन ही आएंगे। अभी नरेशन नहीं करेंगे हम लोग। नरेशन करने के लिए पहले कुछ कुछ चीज़ जो छूट गया है, क्योंकि अभी जो भी नए बच्चे भी आए हैं वो भी तो डायरेक्ट टेंस में ही कूदे हैं। इससे पहले जो आर्टिकल्स वगैरह वो सारा चीज़ तो छूटा हुआ है, तो वो सारा चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग मेन स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो ही वेंट टू अमेरिका इन 1996, वह 1996 में अमेरिका गया था। तो ऐसे भी आप कर सकते। तो ये आपका आ जाएगा कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस में ये आ जाएगा। इसको लिख लीजिए। डन, अच्छा कीजिए, लिखिए। एक लास्ट छूट गया है, अगो, अ मंथ अगो, अ ईयर अगो। अगो भी रहता है तो वो भी पास्ट में ही कहलाता है, ठीक है। अगो छूट गया, अगो आप लिख लीजिएगा। आई मिस दिस,
अगो लिख लीजिएगा। ईयर, यस्टरडे, ये लास्ट वाला पूरा, और अगो, अगो के पहले ईयर, मंथ, वीक, अ वीक अगो, आई मेट हिम अ वीक अगो, एक सप्ताह पहले मैं उससे मिला। एग्जाम्पल लिखिए, अगो के लिए लिख लीजिए, आई मेट हिम अ वीक अगो, आई मेट हिम अ वीक अगो। व्हाट डज इट मीन? मैं एक सप्ताह पहले उससे मिला। आई मेट हिम अ वीक अगो, आई मेट हिम, मीट का V2 फॉर्म मेट हो जाएगा। आई मेट हिम अ वीक अगो, मैं एक सप्ताह पहले उसे मिला। था भी हो सकता है, मिला भी हो सकता है, एंड देन फुल स्टॉप। हम आप लोगों को बहुत सारा फ्रेज वगैरह लिखाते हैं ना, तो इसमें ऐसे एक फ्रेज है जिसमें ज़्यादा यूज़ होता है, इस पर्टिकुलर टेंस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वो वाला हम एक लिखवा देते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना बात बात में कि अरे यही सही समय है कि उसने अपना दुकान खोल लिया, तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, और इट इज़ द टाइम, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। तो ये एक ट्रिक नहीं है, मतलब कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर टाइप है जो हम लोग रोज जो फ्रेजेस करते हैं सीखने के लिए, क्योंकि ये सारा चीज़ है ना, आप बोलते बोलते भी सीख जाओगे। तो सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस के लिए ये एक है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, दैट, उसके बाद सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, it is high time that he opened a shop. It is high time that he opened a shop. यह उचित समय है कि उसने एक दुकान खोला। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, और ये हाँ ये स्ट्रक्चर है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ पीक टाइम। मतलब कि जब आप किसी को बताते कि अरे यही समय अच्छा समय था कि उसने खोल लिया, है ना। हाँ ये हो सकता है, एकदम हो सकता है। जैसे शुड करके कि अरे ये अच्छा समय है कि उसे अपना दुकान खोलना चाहिए, तो ये तो एडवाइस दे रहे हैं, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ द पीक टाइम, यू शुड ओपन अ शॉप, यू शुड ओपन योर ओन शॉप, आपको अपना दुकान खोलना चाहिए। तो आप शुड के लिए भी लगा सकते हैं, तो वो प्रेजेंट में ही तो हो गया, अभी तक तो खोला है नहीं। हाँ वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि कोई खोल चुका है और अब आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि अरे यू डिड वंडर्स, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, इट इज़ हाई टाइम दैट ही ओपनड अ शॉप, ही डिड वंडर्स, उसने कमाल कर दिया, अच्छा उसने दुकान खोला, अब उसका दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा चलती में है, ऐसे बात करते हैं ना हम लोग। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो हमको नज़र में आया था, मे बी आपको ये फ्रेजेस कराएंगे तो ये आपको काम आ जाएगा। तो ये तो यहाँ के लिए डन है, और इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिंपल पास्ट टेंस का यही है, V2 आपको ध्यान में रखना है, जैसे V3 ध्यान रख रहे थे V2 ध्यान में रखिए। हेल्पिंग वर्ब तो अभी पढ़ना ही नहीं है, आप कॉन्टिन्यूअस से पढ़ोगे वॉज वर, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वही सब मिला के आपको बनाना है, और ये हुआ आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन बीत चुका है, वो हो चुका है, और उसको हम उसका स्ट्रक्चर हम बनाना सीखते हैं। तो ये बस यही है।
आप लोग को कुछ क्वेश्चंस देते हैं, फिर कुछ भी क्वेरीज अगर है अभी तो पूछिएगा आप, ठीक। देखिए ज़्यादा नहीं दिए, 8 ट्रांसलेशन है। मैंने उसे जवाब दिया, सोहन कल आगरा गया, रोहित ने मुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई, मैंने कल रात एक पुस्तक पढ़ी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिया, उसने सबके सामने जानबूझकर मेरी बेइज्जती की। बेइज्जती को क्या बोलते हैं? बेइज्जती करना, इंसल्ट, इंसल्ट का इंसल्टेड होगा, या ह्यूमिलिएशन बोलते हैं, तो ह्यूमिलेटेड वो भी बोल सकते हैं हम लोग। मुझे ऐसा लगा उसने जानबूझकर ऐसा किया, ठीक है। ज़्यादा नहीं दिए, समझा देते एक बार, ठीक है। सबसे पहला देखिए, पहला जो है सेंटेंस, मैंने उसे जवाब दिया, तो सबका यहाँ पे अलग अलग आंसर है। कोई आई गेव आंसर लिखा है, कोई आई गेव लिखा है, कोई रिप्लाइड है। सिंपल लिख लीजिए आई आंसर्ड हिम, ठीक है। आप वर्ब को ही, V2 को ही, जो मेन वर्ब है उसी को आप V2 बना के आप लिख सकते हैं, आई आंसर्ड हिम, मैंने उसे जवाब दिया। सोहन कल आगरा गया, तो सोहन वेंट, जाने के लिए टू लगाते, तो सोहन वेंट टू आगरा। कल को क्या बोलते हैं, मतलब पिछला कल, यस्टरडे, वेरी गुड। रोहित ने मुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई। देखिए बोलना के लिए होता है ना बाबू, बोलने के लिए तुम टेल लगा सकते हो, स्पीक लगा सकते हो, लेकिन जब कोई किसी को कहानी सुनाता है तो वो नरेट करता है उसको, नरेशन। देखिएगा आप जब भी स्टोरी पढ़ते हो तो वहाँ पे एक नरेटर होता है, ठीक है। एंड वो नरेटर क्या होता है, वो कहानी को अपने व्यू पॉइंट से, अपने पर्सपेक्टिव से पूरा कहानी को सुनाता है। तो ही इज कॉल्ड द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ऑल्सो ही इज कॉल्ड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। वही हीरो भी होता है कभी कभी। आप देखिएगा जितने भी चेतन भगत के स्टोरीज होते हैं, चेतन भगत के स्टोरीज आप देखिएगा, 3 इडियट्स देख लीजिए, ठीक है। ये सारे जितने भी स्टोरीज है, इसमें जो चेतन भगत है वही नरेटर है और वही मेन मुख्य पात्र भी है, वही कहानी को सुना रहा है और वही कहानी में है भी। तो बोल सकते हैं वो नरेटर भी है और वो हीरो भी है। तो जो बताता है, जो बता रहा है आपको कहानी को अपनी नज़र से कि 3 फ्रेंड्स थे, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी है, तो उसका मतलब होता है वो कहानी को बता रहा है, उसको नरेशन बोलते हैं। तो नरेशन तो हुआ नाउन फॉर्म, उसका V2 हो जाएगा नरेटेड। तो रोहित नरेटेड मी अ ब्यूटिफुल स्टोरी। रोहित के लिए सब्जेक्ट, V2 हुआ नरेटेड, मी मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बहुत अच्छी कहानी, अ वेरी ब्यूटिफुल, अ वेरी गुड, अ वेरी नाइस स्टोरी, ठीक है। उसके बाद मैंने कल रात एक पुस्तक पढ़ी, तो आई रेड, ये रीड क्या हो जाएगा, रेड। अब ये रीड नहीं रहेगा, पढ़ेंगे, लिखेंगे इसको रीड ही, READ, लेकिन ये हो क्या जाएगा, रेड, रेड कलर जैसा। तो जैसे ही पास्ट फॉर्म में रीड आ जाता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन प्रेजेंट है कौन क्या है, तो इसलिए वो आपका क्या बोल सकते हैं उसको, रेड हो जाता है। तो मैंने कल रात एक पुस्तक पढ़ी, तो आई रेड अ बुक लास्ट नाइट, लास्ट नाइट भी आ गया। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया, तो तकलीफ देने के लिए आई गेव यू अ लॉट ऑफ ट्रबल, जैसे आप लिखे थे, हाँ ठीक है। बस उसमें मैनी मत लगाइएगा, क्योंकि मैनी नहीं हो सकता, मैनी तो उसको काउंट नहीं कर सकते ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि आई ट्रबल्ड यू अ लॉट, ट्रबल ही लिख दीजिए, ट्रबल्ड यू अ लॉट, ठीक है। तो ट्रबल का ट्रबल्ड हो जाएगा, TROUBLED, आई ट्रबल्ड यू अ लॉट, ये हो गया। उसके बाद है उसने सबके सामने जानबूझकर मेरी बेइज्जती की। अब बेइज्जती यहाँ पे सबसे पहले, जैसे सब्जेक्ट खोजते हैं ना बाबू, सब्जेक्ट खोजने के बाद तुरंत आपका टारगेट होना चाहिए वर्ब। क्रिया खोजिए, क्रिया क्या है, बेइज्जती करना। तो बेइज्जती को इधर आप लिखिए इंसल्ट, इधर आप लिखिए ह्यूमिलिएट। तो ह्यूमिलिएट को बोलते हैं HUMILIATE। तो ह्यूमिलिएट का, हाँ, HUMILIATE। अब यही ह्यूमिलिएट क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिएटेड, V2 हो जाएगा उसको। तो उसने सबके सामने जानबूझकर मेरी बेइज्जती की, तो पहले ही या शी जो भी है, ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की खोजिए, किसको की बेइज्जती, मुझे, मेरी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेरी तो होता है माई, लेकिन यहाँ पे माई नहीं होगा, यहाँ पे मी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि मेरी माई होता है, लेकिन यहाँ पे मी हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो ही इंसल्टेड और ह्यूमिलिएटेड मी। अब देखिए जानबूझकर, सबसे पहले तो जानबूझकर होगा ना, फिर सबके सामने, तो पहले जानबूझकर को लिखिए इंटेंशनली, उसके बाद
सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इंटेंशनली लिख लीजिए, INTENTIONALLY। इंटेंशनली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करता है? एडवर्ब। ली लग जाता है लास्ट में तो वो एडवर्ब हो गया। क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताए, जैसे क्रिया क्या है यहाँ पे? बेइज्जती। बेइज्जती कैसे हुआ? जानबूझकर। तो जो क्रिया को मॉडिफाई करे उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण हिंदी में, और उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्ब। डन, वेरी गुड। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, ये बहुत अलग थोड़ा सा दिए सेंटेंस, मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट सो, आई फेल्ट लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है, आई फील लाइक दैट, आई फील सो। बोलते भी है मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगा, हाँ वो मुझे, मैंने सोचा, मुझे लगा, आई थॉट। तो ये फेल्ट लगा, मुझे लग रहा है, ठीक है, आई एम फीलिंग सो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है, तो आई एम फीलिंग सो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो वो चीज है। तो ये आप प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, आप इसको फ्यूचर में भी बना सकते हैं, और पास्ट में तो बना ही दिए हैं। मुझे ऐसा लगा था, ठीक है, कि वो ऐसा करेगा ही, तो बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा था, तो आई फेल्ट सो दैट ही वुड डू द सेम, जो मैंने सोचा था। अब ये हो गया, उसने जानबूझकर ऐसा किया, फिर से आ गया जानबूझकर। पहले उसने को लिखेंगे, उसने के लिए ही लगेगा, उसने के लिए भी ही लगता है, ठीक है, तो उसने के लिए ही या सी लगाइए, जो भी लगाना है आपको। किया मतलब डू का V2 क्या होगा? डिड। तो ही डिड, और उसके बाद ऐसा, ऐसा मतलब होता है सो भी या इट भी लगा सकते हैं आप, सेंटेंस अपने आप ऐसा मुड़ जाता है, मोल्ड हो जाता है। ही डिड सो, ही डिड इट। अब क्या लगा दीजिएगा आप? जानबूझकर को क्या बोलेंगे? इंटेंशनली या फिर डेलिबरेटली। डेलिबरेटली भी लिख सकते हैं आप लोग, DELIBERATELY। ये ज्यादा और अच्छा लगता है, डेलिबरेटली, DELIBERATELY। ये भी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करता है? ये भी एडवर्ब है, ठीक है, ये भी एडवर्ब है। ली लगा ना, क्विकली, स्लोली, ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझेंगे तो यू वोंट बी एबल टू ट्रांसलेट, और यू वोंट बी एबल टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। फॉर दैट यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, या फिर वो किस तरह का है, क्रिया विशेषण है, ये वो एडवर्ब है, जो भी है। सो आई एम डन फॉर टुडे। मुझको लग रहा है कि समझ में तो आ जाना चाहिए। हैव यू गॉट इट? कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए, अभी भी कोई समय है, क्योंकि कल फिर इसका मेन देंगे, जो भी ट्रांसलेशन वगैरह रहेगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छा से हो गया, हमको नहीं लगता है कि अब आगे प्रॉब्लम होगा। अगर होगा भी तो फिर उसके लिए तो हम लोग है ही। ठीक है, हैव ए नाइस डे। आई एम एंडिंग द क्लास।